So by the end of evening, I will discuss about examination. Okay. So we will start with first practical, which is preparation of competent cells and transformation. Okay. Okay. Preparation of competent cells and transformation. So basically, transformation requires many steps, right? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स चाहिए, तो इधर आ जाते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स चाहिए? कंपिटेंट सेल प्रिपरेशन रहता है, राइट. देन आइसोलेशन ऑफ योर टारगेट डीएनए रहता है, या आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ओके. और आपका उसके बाद आपका प्लाज्मिड ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. प्लाज्मिड ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा प्लाज्मिड यूटिलाइज करने वाले, या वेक्टर, जो भी. ठीक. एंड okay, method of transformation, method of ligation, ligation, and transformation. Okay, multiple steps है. Okay, so first ये रहेगा isolation of your target DNA. ठीक है. ऑब्वियसली इसके साथ मैंने खाली आइसोलेशन बताया. एक और एडिशनल स्टेप है. वन मोर एडिशनल स्टेप इज देयर विच इज नथिंग बट आफ्टर ये दोनों का restriction digestion. Okay, restriction digestion. ओके. सो अभी आप बोलोगे क्या बोल रहे. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में जस्ट अ सेकंड. सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या करना है. टारगेट डीएनए, हमारे पास टारगेट डीएनए, उसको एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे कट करके मुझे वेक्टर में, मेरे वेक्टर ऑफ चॉइस में लाइगेट करके, लाइगेट मतलब उसको ज्वाइन करके, देन मुझे क्या करना है, इसको सेल के अंदर डालना. ठीक है. सेल के अंदर डालना. ओके. सेल के अंदर डालना. तो सेल के अंदर डालेंगे तो फिर मुझे इसको स्क्रीन भी करना. ठीक है. स्क्रीन भी करना. तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व. ओके. बहुत सारे स्टेप्स है. तो जो पहला स्टेप रहता है दैट इज नथिंग बट आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ओके. सेकेंड है आपका प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ चॉइस, उसको एंड दोनों को फिर एक बार आइसोलेट किया आपने डीएनए को एंड प्लाज्मिड वेक्टर को किया. देन यू हैव टू चेक इफ a particular restriction enzyme would be utilized, क्योंकि अगर आपने दूसरा restriction digestion किया, मतलब दोनों को भी आपको सेम restriction enzyme से ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. प्लाज्मिड को एंड डीएनए को. ठीक है. एंड देन यू विल ऑब्वियसली लाइगेट इट. लाइगेशन रिएक्शन रहेगा. ठीक है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा. ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट सेल्स. ये आप 1 महीना 2 महीना पहले करके रख सकते हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही करना. ये भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स पहले भी प्रिपेयर करके यूटिलाइज कर सकते हो. और प्रेफरेबल है कि आप 1-2 मंथ्स पहले प्रिपेयर करके रख सकते हो कॉम्पिटेंट सेल्स. ठीक है. ओके. सो ईजी है. आगे चलता है. ओके. तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बात करें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में 3 टेक्निक्स आते हैं. उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये 3 टेक्निक्स है. बट वी आर फोकसिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. सो इफ यू कम, आई थिंक पहले एमएससी मास्टर्स में कॉन्जुगेशन भी एक्सपेरिमेंट करके था, बट आई डोंट नो, इट इज बीइंग रिमूव्ड. ओके. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर. इसमें क्या बोले, नॉट ऑल बैक्टीरियल स्पीशीज एग्जिबिट दिस जेनेटिक मोड ऑफ ट्रांसफर. सारे स्पीशीज नहीं देते.
कुछ ही स्पीशीज रहते हैं, जैसे हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा है कि जो बैसिलस सेटिलिस है, इट इज़ अ नेचुरल, वो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। दीज सेल्स आर नेचुरली कम्पिटेंट, ठीक है। तो इधर बताया गया है कि 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, डिपेंड्स ऑन कम्पिटेंसी ऑफ सेल। कम्पिटेंसी क्या होती है? व्हाट इज कम्पिटेंट सेल्स? ये कम्पिटेंसी क्या होती है? हमने कॉम फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, याद है? कॉम फैक्टर्स क्या होते हैं आपका इधर? तो जो कॉम फैक्टर रहता है, ये कम्पिटेंट सेल्स में दिखता है, ठीक है। ओके, कॉम्पिटेंट सेल्स में दिखते हैं। नाउ नेचुरली कॉम्पिटेंट सेल्स आर वेरी स्लो। और कॉम्पिटेंट सेल्स होता क्या? एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अपटेक फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। वापस मैं बोल रहा हूँ, जो सेल्स के पास एबिलिटी है कि वो फॉरेन डीएनए को अपटेक करे, अंदर ले, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? Competent cells are those cells which are ready to uptake foreign DNA. ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइज भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस के लिए आ सकता है, मतलब एज एन पूछने के लिए आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इधर आ जाता है, जर्नल से जाता है। ओके, इधर देखो, नेचुरल कंपिटेंट मतलब जैसे एग्जांपल हो गया बैसिलस सेटेलिस हो गया, ठीक है। ओके, ये नेचुरल कॉम्पिटेंस हो गया। दूसरा है इंड्यूस्ड कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंट सेल्स आर नॉट नेचुरली कॉम्पिटेंट बट दे आर बीइंग इंड्यूस्ड, मतलब दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका ई कोलाई आ गया, विच इज नेचुरली नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है। फिर उसको इंजीनियर किया जाता है ताकि वो कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। ओके, तीसरा क्या है? प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली आप बोलोगे प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो कभी सिखाया नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड। इसमें क्या होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव सेल, ठीक है। आपको इसके अंदर डीएनए डालना है, तो क्या होगा? ये नेचुरली कॉम्पिटेंट भी नहीं है, तो क्या होगा? इसमें सेल वॉल से ही निकल जाएगा, ठीक है, सेल वॉल अंदर आने नहीं देगा। तो व्हाट इफ आई स्ट्रिप द सेल ऑफ दिस सेल वॉल, मतलब सेल वॉल को निकाल दूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं सेल वॉल को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? क्या क्या बचेगा मेरा? दिस इज नथिंग बट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ मैं। ओके, सो अगर ये मेरा सेल है और अंदर प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, सॉरी सेल वॉल है, और मैं सेल वॉल को निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा मेरा अंदर का मटेरियल? विच इज़ नथिंग बट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर डीएनए डालना वुड बी मोर इजी इन कंपैरिजन टू अगर मैं फ्री डीएनए इसमें विथ सेल वॉल देता हूँ, तो सेल वॉल अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। प्रोटोब्लास्ट में इजीली जो है सेल, जो प्रोटोब्लास्ट है वो आराम से अपटेक कर लेगा फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये मेथड भी है, बट थिंग इज कि ये मेथड कभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग बफर्स, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपका सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगा, तो जो आपका जो कंप्यूट जो सेल है, वो रिसिपिएंट सेल है, इट विल बी वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो इसलिए आपको बफर्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि आइसोटर्मिक कंडीशंस मेंटेन रहे। होपफुली समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है क्या? बता दो मुझे। यस, पक्का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रोपोरेशन है। आप इधर इलेक्ट्रोपोरेशन है। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करोगे आप? बेसिकली सेल लोगे, ठीक है, उसको कम्पिटेंट बना सकते हो, या इसके साथ हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इंड्यूस कम्पिटेंस के साथ, जेनेटिकली इंजीनियर सेल्स के साथ हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक या कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि जो जो सेल्स है वो फटाफट जो आपका फॉरेन डी जो भी डीएनए उसको इनटेक कर ले, ठीक है। अब इसमें एफिशिएंसी भी बताइए। नेचुरल जो कंपिटेंट सेल्स रहते हैं, नेचुरल कंपिटेंसी रहती है, इट हैज़ वेरी लो एफिशिएंसी,
ठीक है। इससे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया जो कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, इट इज़ हाई ये पॉजिटिव चार्ज का काम करता है एंड इट बाइंड्स टू नेगेटिवली चार्ज एंड सेल वॉल। ठीक है। और अगर हम लोग इधर देखें, इधर, ओके, तो इधर क्या है, ये जैसे ये सेल वॉल नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। ओके। एंड ठीक है, एंड इसमें कैल्शियम आके बाइंड किया है। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ये बाइंड कर लेगा कैल्शियम ना। फॉरेन डीएनए जो भी रहेगा, इट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो कैल्शियम और जो है फॉरेन डीएनए एंड सेल दोनों को आजू बाजू में ला के रखेगा। ठीक है, इतना क्लोज कांटेक्ट में ला के रखेगा कि दिस सेल कैन डायरेक्टली इनटेक फॉरेन डीएनए। ओके, छोटा डीएनए रहेगा तो पोर के थ्रू निकल जाएगा, बट इफ द साइज ऑफ द डीएनए इज क्वाइट लार्ज, देन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोपोरेशन, जिधर ये इतना होल जनरेट होगा, होल एज इन पोर जनरेट होगा for transient in which would be transient in nature, and then foreign DNA will be foreign DNA will be uptake, uh, or cell will uptake foreign DNA. Simple. ठीक है। यस। तो कंपिटेंट सेल्स के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। देर इज कैल्शियम क्लोराइड मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ये आप दोनों का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। बट थिंग इसकी जब भी कैल्शियम इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूटिलाइज कर रहे या आप जैसे हीट शॉक दे रहे, कैल्शियम क्लोराइड के बाद हीट शॉक भी दिया जा सकता है, कैल्शियम क्लोराइड के बाद इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हीट शॉक मेथड में ऑर्गेनिज्म की डेथ कम रहेगी, बट इलेक्ट्रोपोरेशन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो सेल्स हैं मारे जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बट थिंग इज इलेक्ट्रोपोरेशन का जो एफिशिएंसी है, इट इज़ क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू आपका हीट शॉक मेथड, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 25% एफिशिएंट, एंड इलेक्ट्रोपोरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% एफिशिएंट। ठीक है, तो ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ ओके। ठीक है, इट इज़ मोर देन जीरो बेसिकली, सो बेटर। ओके, सो इसमें ये मैंने कैरी आउट किया है, तो मैं आँख बंद करके भी बता सकता हूँ, बट वी विल फॉलो दिस प्रोटोकॉल जर्नल। ठीक है, सो कॉम्पिटेंट सेल्स कैसे बनाते हैं, एंड जितना अच्छा आपने कॉम्पिटेंट सेल्स बना रहेगा, उतना आपके आगे के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो उतने अच्छे रहेंगे। ठीक है, सो अगर आपने घटिया रॉ मटेरियल के साथ काम किया, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स भी बेकार मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो इधर जो आप कॉम्पिटेंट सेल्स बना रहे हो या डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इफ इट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, देन यू विल ऑब्वियसली गेट हाई क्वालिटी रिजल्ट। ओके, ठीक है, सो ऑलवेज ये सजेशन दे रहा हूँ कि जो भी आप करो वो यू शुड डू इट बेस्ट। ठीक है, ओके, नाउ तो जो कंपिटेंट सेल्स एक बार बन गए, तो उसको -70 में प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, एंड कंपिटेंट सेल्स बनाने के लिए भी प्रोसीजर है, जिसमें मैं लॉग फेज कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म लूँगा, उसको कैल्शियम क्लोराइड में डालूंगा। ठीक है, लॉग फेज मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग, सो उसमें 0.2 इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओडी। ठीक है, 0.2 to 0.4, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, और उसको उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल के उसको चिल एज एन 2 to 4 डिग्रीज पे रखूँगा इन आइस बात। ठीक है, जिससे क्या होगा, लॉग फेज उधर ही अटक जाएगा। ओके, सो लॉग कल्चर यूटिलाइज किया जाता है कॉम्पिटेंट सेल्स प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब लॉग फेज कल्चर रहता है, तो इट इज़ एक्टिवली डिवाइडिंग, वे हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग। ठीक है, या एक्टिवली डिवाइडिंग। तो इसमें क्या होता है,
सेल इतने स्पीड में डिवाइड करता है कि जो सेल वॉल जो बनने का प्रोसेस रहता है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो स्लो प्रोसेस होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। तो सेल इतने स्पीड में डिवाइड करता है कि वो सेल वॉल कैचअप नहीं कर पाता फॉर्मेशन। ठीक है, तो लॉग फेज में हम लोग क्या ले रहे हैं, द सेल्स आर पार्शियली और फुल्ली विदाउट सेल वॉल। ठीक है, ओके दिस सेल वॉल। तो इसमें हम लोग फ़ायदा उठा रहे एंड लॉग कल्चर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एंड उसको क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर देंगे। ठीक है, समझ आप। जब मैं लॉग फेज कल्चर ले रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग कि, या मेरा ये अनुमान रहेगा कि द सेल्स आर विदाउट सेल वॉल। ठीक है, देन आई विल गिव अ कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट। ठीक है, इन कोल्ड कंडीशन 2 to 4 डिग्रीज पे, जिसमें क्या हो जाएगा, सेल की एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सेलुलर फॉर्मेशन भी नहीं होगा तब। ओके, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट दिया उसको, 2 to 4 डिग्रीज रखा मैंने फॉर 30 to 40 मिनट्स। ओके, एंड देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अगर मेरे पास डीएनए तो मैं उसको टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है। ओके, अच्छा सॉरी, तो 30 to 40 मिनट्स रखा। देन इसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल डाल के, ग्लिसरॉल डालूंगा, स्टेराइल ग्लिसरॉल। ओके, एंड आई विल मिक्स विद दिस सेल्स, एंड मैं 1 ml के जो एपेंडॉफ ट्यूब्स है उसमें स्टोर करके उसको उसमें मिक्स करूँगा, उसमें डिस्पेंस करूँगा 1 ml एपेंडॉफ में। देन आई विल क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, 1 ml में डिस्पेंस कर दिया मैंने, तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूब्स हो गए, जैसे 100 ml हो गया तो मेरे पास 100 ml के 100 ऐसे 1 ml के ट्यूब्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर मुझे लॉन्ग टर्म स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड नाइट्रोजन लूँगा। ओके, और ये जो सारे के सारे जो मिक्सचर है, ट्यूब्स है, मैं उसको डायरेक्टली -190 डिग्रीज पे, 196 डिग्रीज पे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएंगे सारे के सारे सेल। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो मेन एक -196 है, आप अपना हाथ डालोगे तो आपका जो उंगली है वो पूरा फ्रीज हो जाएगा और उसको कट करना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, तो कभी भी आप उंगली मत डालना या कुछ भी मत डालना। सो यू हैव टू, आपने इधर सारे एपेंड ऑफ ट्यूब डाले तो ऑब्वियसली हाथ में डाल के, हाथ से नहीं निकालोगे या ग्लव्स पहन के भी नहीं निकालोगे। ओके, -196 है, ऐसा टेम्परेचर नहीं। सो यू विल यूज फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप्स यूटिलाइज करोगे एंड यू विल आप निकालोगे। ठीक है, ओके, एंड इमीडिएटली जैसे निकाला आपने, ये एक सेल सील बैग में डाल के आप -80 डिग्रीज पे इसको रख दोगे। -80 डिग्रीज का फ्रीज़र आता है। ओके, डीप फ्रीज़र बोलते हैं उसको। ओके, डीप फ्रीज़र आता है, उसको रखो। ओके, और अब ये कंपिटेंट सेल्स का देख लेते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट डीएनए। ओके, इधर आपके रेस्ट्रिक्शन साइट से आपने रेस्ट्रिक्शन इंजाइम यूटिलाइज किया, आपको ये फ्रैगमेंट मिला, ये फ्रैगमेंट से वर्क करना। ओके, आपको वैसे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो दिस इज योर टारगेट ये। ओके, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर जीन पे काम कर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फिर वेक्टर लेंगे, वेक्टर, वेक्टर ऑफ चॉइस, आपको एक्सप्रेशन वेक्टर लेना है या बैक लेना है, याक लेना है, जो भी है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड फंक्शनैलिटी। आपको अगर एक्सप्रेशन वेक्टर चाहिए तो वो एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन जनरेट करेगा। ठीक है, ये आपको डीएनए लाइब्रेरी बनाना है तो आपको कॉस्मेट्स यूटिलाइज कर सकती है या फाजमेट्स यूटिलाइज, फाज वेक्टर्स यूटिलाइज, डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार आपके वेक्टर भी अगर रेडी है तो आप क्या करोगे, इन वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है। ठीक है, अभी क्या करोगे, आपने क्या किया, जो जैसे फॉर एग्जांपल इसको BAM-H1 से ट्रीट किया। ठीक है, then you will also treat this vector with same restriction enzyme। तो इसको भी BAM-H1 से ट्रीट करोगे, ऑब्वियसली वो साइट अवेलेबल होना चाहिए।
ठीक है, एक बार ये दोनों खुल गए, ये सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट हुआ, ठीक है। अब इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड योर प्लाज्मिड्स, ठीक है, या जो भी है वेक्टर है, उसको मिक्स करोगे इन रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। अगर एक प्लाज्मिड है तो उसके लिए 3 कॉम्पिटिटिंग डीएनए, मतलब जो डीएनए ऑफ या जीन ऑफ इंटरेस्ट 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द डीएनए विल ऑब्वियसली ऑक्यूपाई दिस स्पेस, क्योंकि आपको वेक्टर को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। So this step wherein a gene of interest will bind to vector is called as ligation, ठीक है। एंड ligation जो स्टेप रहता है, इट इज मोस्टली कैरिड आउट एट 4 डिग्रीज फॉर 16 आवर्स, ठीक है। ओके, 4 डिग्रीज फॉर 16 आवर्स में कैरी आउट करोगे, ओके। एंड देन आगे क्या होगा, लाइगेशन स्टेप हो गया, 16 आवर्स तक रखा आपने, देन योर ओके। सो इसमें क्या हुआ आपका, नाउ वेक्टर इज प्रिपेयर्ड, वेट जो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। थ्योरी में भी हो चुका है बट स्टिल recombinant vector, and you have to now insert this recombinant vector into your recipient cell, ठीक है, which could be E. coli, engineered E. coli, ठीक है। ओके, सो इसमें डाल दिया, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है। सो बेसिकली आप सेल्स को, कंपिटेंट सेल्स इधर प्रिपेयर किया आपने, राइट, -80 डिग्रीज पे रखा है, उसको आप क्या करोगे, उसमें से एक सेल, एक वाइल निकाल लोगे, एंड यू विल थॉ थॉ करोगे। थॉ इज नथिंग बट, आप -80 डिग्रीज पे रखे ना, तो आप रूम टेम्परेचर पे डायरेक्ट नहीं रख सकते उसको, ठीक है, वो सेल्स मारे जाएंगे। तो क्या होगा, थॉ प्रोसेस में क्या होता है, आपको वाइल निकाल के -80 से 2 डिग्रीज पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आइस, जो आइस रहेगा उसमें रखना पड़ेगा, ओके। एक बार पूरा के पूरा लिक्विफाई हो गया, तो उसके बाद वो थॉइंग प्रोसेस सक्सेस हो गया, ओके। एंड देन आपको ये जो सेल्स है, दीज आर नाउ कंपिटेंट सेल्स, ऑब्वियसली कंपिटेंट सेल्स बनाए थे हम लोग, ठीक है। तो मैं मिक्स करूँगा मेरा वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विद रेसिपिएंट सेल, ठीक है। हाफ एन आवर तक मैंने उसको इसमें आइस में रखा, मिक्स करने के बाद देन आई विल गो फॉर, जैसे अगर दो मेथड है, हीट शॉक। तो हीट शॉक कितने में दूंगा, 42 डिग्रीज 2 मिनट्स, एग्जैक्टली 2 मिनट्स, 120 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बेस्ट एफिशिएंसी में काम करता है, ओके। इलेक्ट्रोपोरेशन, इट इज़ फॉर मिली सेकेंड्स, ये 10 या 20 मिली सेकेंड्स का डिपेंड करता है आपका, ये साइज पे डिपेंड करता है ऑफ योर डीएनए का, जो वेक्टर का साइज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट दिस टाइम, कितना तक वो टॉलरेट कर पाए, तो एक पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स एंड एक पर्टिकुलर वोल्ट पे मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली उससे पहले जो सेल्स रहेंगे 30 to 1 आवर तक मैं उसको आइस में रखूँगा 2 to 4 डिग्रीज पे। एंड एक बार मेरा ये प्रोसीजर हो गया, हीट शॉक दे के हो गया या इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, ठीक है, दोनों में से एक ही यूटिलाइज करूँगा, दोनों ही यूटिलाइज नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं वापस उसको आइस पे रखूँगा फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, ताकि जितने भी पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे। 30 मिनट्स तक रखूँगा, 30 से 45 मिनट्स तक रखूँगा, ठीक है। तो जितने भी जो पोर्स है इधर जो जनरेट हुए थे वाया हीट शॉक या वाया इलेक्ट्रोपोरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेल्स को वापस रख दिया, ठीक है, आइस में, सॉरी। उसके बाद क्या, फिर मैं, अभी क्या है, मेरे वेक्टर है, तो वेक्टर में आपको पता है कि देयर आर मार्कर्स, राइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर हो गया, और रेसिपिएंट सेल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है, ओके।
तो ये जो जीन्स है इसको एक्सप्रेस होने के लिए टाइम चाहिए एंड इसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि जो ये एक बार 30 मिनट्स के लिए रखा मैंने, तो मैं क्या करूँगा, रूम टेम्परेचर में लेके आऊँगा एंड आई विल जस्ट अ सेकंड, आई विल पुट 0.8 ml ऑफ मीडियम, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम डालूंगा, ओके। जिसके वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑब्वियसली देन ऑर्गेनिज्म विल ग्रो, एंड ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेगा तो सारे सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ रख दिया मैंने, ऑब्वियसली स्टेराइल रहेगा, ठीक है। एंड मैंने इसको 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए शेकिंग कंडीशन में रख दिया, तो शेकिंग कंडीशन में फटाफट ग्रो होगा, ठीक है। एंड इट विल एक्सप्रेस ऑल जीन्स, ठीक है, तो इंक्लूडिंग मार्कर भी एक्सप्रेस हो जाएगा। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 1 आवर का स्टेप छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें से निकाल के आई विल जस्ट स्प्रेड ऑन न्यूट्रिएंट अगार मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली 30 मिनट्स के बाद मैं डायरेक्टली उसको स्प्रेड कर दूंगा ना, तो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी रहेगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी रहेगा, इट विल नॉट ग्रो बिकॉज इट हैजंट एक्सप्रेस, उसने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यू विल हैव अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। तो कभी भी जब आप आपने ये किया, क्या बोलते हैं, इधर ये इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको वेक्टर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए आप 0.8 ml ऑफ मीडियम देते हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम जो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करे ग्रोथ में, एंड 1 आवर तक इंक्यूबेट शेकिंग कंडीशन में करते हो। तो आप बोलोगे ट्यूब में शेकिंग कंडीशन ये सर, ऑब्वियसली आप एपेंड ऑफ रखो, एक उसमें क्या बोलते हैं, बीकर में रख दो, ओके, डन। बीकर में शेक होता रहेगा, सिंपल। टेढ़ा रख दो तो टेढ़ा में वो फुल, ये तो 1.5 ml का एपेंड ऑफ रहता है, आपने 1 ml तक का मीडियम डाला तो क्या रहेगा, इतना स्पेस रहेगा, शेकिंग कंडीशन में पूरा अच्छे से शेक हो जाएगा, ठीक, ओके। एंड दिस अमाउंट ऑफ एयर इज इनफ फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है, तो इतना काफ़ी, ओके। सो नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको 1 आवर के इंक्यूबेशन के बाद आप इसको स्प्रेड कर दोगे एक पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है, मीडियम कंटेनिंग मार्कर का, जो मार्कर का, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट मार्कर आपके रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में, तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन डालोगे, अगर एम्पिसिलिन मार्कर है तो एम्पिसिलिन डालोगे, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रहेगा वो ग्रो करेगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रहेगा या सेल्स विदाउट एनी वेक्टर, दे विल नॉट ग्रो, सिंपल, ठीक है। तो इधर ज़्यादातर दो मार्कर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक, समझा कि ऊपर से क्या बता दो मुझे, ऊपर से गया, बस खाली 3 लोग, तीन, 3 लोग, तीन चार, तीन, ठीक है। सो देखो इधर प्लाज्मिड डीएनए क्या है, PQ30 है, रेसिपिएंट सेल क्या है, DH5 अल्फा। अब DH5 अल्फा इट सेल्फ हैज सम काइंड ऑफ प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि जो आप प्लाज्मिड डाल रहे हो वो इनकम्पिटेंसी सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके, ओके, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। एंड ओके, इसमें 0.6 ml दिया है, ठीक है, सेम चीज़ है, इसको एक बार आप पढ़ के ले लो, अच्छे से पढ़ के ले लो, अच्छा रहेगा, ठीक, ठीक है। आपको ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स है जो मैंने मिस किए,
आप थोड़ा-सा देख लो, जैसे सेंट्रिफिकेशन है, तो आपको सेल्स पूरे नीचे पैलेट डाउन मिल जाएगा और फिर उसको ऊपर का जो सस्पेंशन है, बफर सस्पेंशन, उसको हटा के आपको मीडियम डालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आप देख लो एक बार। ईज़ी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ईज़ी है, पढ़ के ले लो ये। आपको ये TYBSC का जर्नल अपलोडेड है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोपोरेशन, और जेल इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए आई विल शो सम वीडियो, क्योंकि ये स्टेप के बाद भी जेल इलेक्ट्रोपोरेशन किया जाता है। ओके, सो मैं इधर शिफ्ट हो रहा हूँ। ये एक यूट्यूब वीडियो है, होपफुली आपको दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है ये? तो ये काफ़ी अच्छा, इट इज़ अ वेरी गुड। ओके, नॉर्मल। ओके, आई डू लिसन ऑल वीडियोस इन 2x फॉर्मेट, सो मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकता हूँ, ठीक है? Okay, so electroporation, electrophoresis is nothing but your separation of your DNA, ठीक है? आपको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन के लिए होता है। इसमें जो आपका जेल है वो सीविंग इफेक्ट दिखाता है। सीविंग मतलब छन्नी, सीविंग मतलब छन्नी, ठीक है? नथिंग। तो ये क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो रह जाते हैं एंड छोटे मॉलिक्यूल्स आगे रहते हैं, ठीक है? अभी ये याद रखो, जितना जो साइज बड़ा रहेगा डीएनए का, उतना वो पीछे रहेगा, और जितना साइज छोटा रहेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है? सिंपल। जैसे when you want to pull a elephant, okay, obviously it will not move, or it will move very slowly, okay? And if you are pulling an another human, you will be मतलब मीडियम साइज का है, तो यू कैन इजीली पुल, ठीक है? उससे ज़्यादा इजी आप पुल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इफ इट इज़ ऑफ साइज ऑफ डॉग और कैट, ठीक है? और अगर आप एंट को पुल करोगे तो वो इजीली फटाक से कर लो, ठीक है? तो वही है, जितना बड़ा डीएनए रहेगा उतना उसको डिफिकल्ट रहेगा मूव करने के लिए, और जितना छोटा डीएनए रहेगा वो सबसे आगे जाएगा, ठीक है? तो एक बार देख लो ये। Gel electrophoresis is the standard laboratory procedure for separating DNA by size for visualization and purification. Electrophoresis uses an electrical field to move the negatively charged DNA through an agarose gel matrix toward a positive electrode. Shorter DNA fragments, called bands, migrate through the gel more quickly than longer ones. You can determine the approximate length of a DNA fragment by running it on an agarose gel alongside a DNA ladder, which is a collection of DNA fragments of known lengths. In this video, we'll show you how to सर हेलो। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ओके। सो ईच बैंड, सॉरी, हाँ, सो ईच बैंड इज स्टैंडर्डाइज्ड। ये ईच जो एक हर एक बैंड है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है? और ये प्री डिटरमाइंड है, ठीक है? प्री डिटरमाइंड मतलब ये स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है। तो ये बैंड कितने साइज का है, ये दूसरा बैंड कितने साइज का है, ये तीसरा बैंड कितने साइज का है, वो सब प्री डिटरमाइंड है, ठीक है? तो जब आप आपके जो अननोन डीएनए उसके साथ
रन करोगे तो ये इसको भी एक डीएनए लैडर को भी रन किया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा करस्पॉन्डिंग, हाँ कि ये डीएनए ये साइज का कितना है, ये डीएनए कितने साइज का है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो यू कैन से हाँ ये इतना मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, वैसे ये हो गया, तो ये इधर कहीं मैच कर रहा है या इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हो सकता है आप इसको एवरेज निकाल के बोल सकते हो कि हाँ ये जो डीएनए का साइज है इट इज़ एवरेज ऑफ दिस। ठीक है, वैसे ये इसका एवरेज हो सकता है, ये इसका एवरेज हो सकता है। ठीक है, अभी ये इधर का कोई है नहीं करस्पॉन्डिंग, तो यू कैन अप्रोक्सीमेशन पे वैल्यू पे आप चल सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पे चल सकते हो, परफेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये मैं बोल नहीं रहा, बिकॉज इसमें क्या होता है, जेल आपने कैसे बनाया है, जेल आधा टेढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली इसमें जो मोलिकुलर वेट का डिफरेंसेस आ गया। ओके, चलो आगे चलते DNA fragments of known lengths. In this video, we'll show you how to prepare an agarose gel using powdered agarose and buffer. Then we'll show you how to load your samples into the gel and perform electrophoresis to successfully separate your DNA bands. We'll also give you some tips and tricks to get great looking gels every time. The first step in preparing an agarose gel is deciding what percentage of agarose to use. Agarose gels are commonly prepared in concentrate. ओके, सो अगारो जेल कितना यूटिलाइज करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करना है। ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना मेरा? ओके, so if you want to separate genomic DNA, okay, so lower percentage of agarose gel will be utilized. ठीक है, 0.8% यूटिलाइज करता है, इधर 0.7 दिया है। ओके, एंड जितना आपका अगर डीएनए साइज इफ इट इज़ वेरी स्मॉल, सो यू कैन यूज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगारोस। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा that will be very useful for separating smaller fragments, but it won't be very useful for separation of large fragments। ठीक है, तो large fragments के लिए lower concentration, तो इसको मैं अगर मैं वाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँ, अगर तुम्हारा फ्रैगमेंट लार्ज है, डीएनए फ्रैगमेंट लार्ज है, सो यू विल यूज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ अगारोस। अगर तुम्हारा सेगमेंट्स डीएनए सेगमेंट स्मॉल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज लार्ज और हायर क्वांटिटी ऑफ अगारोस। ठीक है, जितना डीएनए स्मॉल रहेगा उतना हाई क्वांटिटी यूटिलाइज करोगे, मैक्सिमम 2% है, उससे ज़्यादा मत करो। ठीक है, तो बेसिकली ये पोर साइज डिटरमाइन करता है। अभी देख लेते कि क्या है इधर पोर साइज। Okay. And 2%, depending on the size of the bands that need to be separated. The percentage of agarose in the gel solution determines the size of pores present in the gel matrix, which determines how quickly. ठीक है, तो पोर्स मतलब बेसिकली सीव। आप सीव डिसाइड कर रहे हो कि आपका अगर डीएनए बड़ा है तो सीव आप बड़ा रखोगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आ जाता हूँ मैं वापस, वाइट बोर्ड में आया था। ओके, सो इफ़ यू वांट टू पास लार्ज डीएनए, तो आपका जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें ऐसे पोर्स जनरेट होंगे। ठीक है, सीविंग इफेक्ट है, तो इधर से जो लार्ज डीएनए आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ओके, बट इफ़ यू हैव एंड इफ़ यू हैव स्मॉल डीएनए, तो ये तो इस स्पीड में पास ऑन होगा। ठीक है, जैसे आप ये इसको डिक्रीज करते जाओगे, ठीक है, सी को डिक्रीज करते जाओगे, उतना जो लार्ज डीएनए को ये हो जाएगा कि इट विल पास फ्रॉम दिस फोर्स, एंड और छोटा सीव रहेगा तो इसमें से स्मॉलर डीएनए ही पास ऑन होंगे, लार्ज डीएनए विल बी ब्लॉक। ठीक है ना, समझ रहे तो आपको 3 डिफरेंट सीव्स दिखाए, एंड ऑब्वियसली ये लार्ज डीएनए इधर से पास ऑन हो जाएगा, बट लार्ज डीएनए इधर रुक जाएगा, एंड लार्ज डीएनए ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा। ठीक है, only very small DNA will pass on from this, like for example
700 बेस पेयर टू अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर, ठीक है। और ये 2000 से लेके 4000 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे रहे हो, ज़्यादा एकदम स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है। और ये आपका जीनोमिक डीएनए इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, मोर देन 4000, ठीक है। इधर आ जाते हैं। of the gel. To resolve smaller bands from each other, migrates down the length of the gel. To resolve smaller, the size of pores present in the gel matrix, which determines how quickly the DNA migrates down the length of the gel. To resolve smaller bands from each other, increase the agarose concentration to reduce the size of the pores the DNA is traveling through. To resolve यस, सो लॉन्ग जितना बड़ा डीएनए उतना आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगारोस, और जितना छोटा डीएनए उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ larger bands, lower the percentage of agarose to increase the size of the pores. We will be preparing a 1% gel, which means we'll need to measure 1.5 grams of agarose and add it to 150 milliliters of 1x tris acetate EDTA buffer. ओके, इसमें जो अगारोज है वो आप बफर में प्रिपेयर करोगे, ओके। जो अगारोज है उसको बफर में प्रिपेयर करोगे, वाटर में प्रिपेयर नहीं करोगे, बफर। तो दो टाइप के बफर आते हैं आपके, टीबीई बफर आते हैं, ट्रिस बोरेट ईडीटीए फॉर डीएनए डीएनए एनालिसिस, ट्रिस बोरेट ईडीटीए बफर, एंड दूसरा हो गया ट्रिस एसिटेट ईडीटीए बफर, ठीक है। तो ये प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करते हैं फॉर, and obviously you can distinguish between trace EDTA and trace borate EDTA only by smell, ठीक है। ये एडिट फीचर है, चलो। Buffer called TAE buffer. You can also use another buffer, tris borate EDTA. ओके, सो इसमें जो ये 1x है, मतलब 1x द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपको जो स्टॉक सोल्यूशन आप बना के रख सकते हो, उसको स्टरलाइज करके रख सकते हो इन, अगर आपको बहुत सारे जेल्स रन करने तो आप 50x TAE या 50x TBE बफर बना के रख सकते हो, स्टरलाइज करके रख सकते हो। एंड कभी भी यूटिलाइज करना है तो 1 ml ये उठाया एंड 50 ml या 49 ml वाटर उठाया और उसको मिक्स कर दिया, तो अच्छे से आपका बन जाता है, ठीक है। ओके, एंड इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म। खाली ये प्रॉब्लम है कि उसमें फंगाई कंटामिनेशन का प्रॉब्लम आता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। EDTA, also known as TBE buffer. TBE buffer is less prone to overheating than TAE and can be used for longer electrophoresis runs, which are often necessary to separate smaller bands of DNA. When using TBE Okay, so TBE buffer is preferable, ठीक है। to prepare the gel, be sure to fill the gel box with TBE too. Always fill the gel box with the same buffer that you use to prepare the gel. To melt the agarose, microwave the solution for 1 to 3 minutes. ओके, सो आप माइक्रोवेव का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप बोलोगे माइक्रोबायोलॉजी में आपने माइक्रोवेव ओवन देखा रहेगा, इट इज़ नथिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर अगारोस मेल्टिंग, ठीक है। और खाना बनाते नहीं हम लोग उसमें until it is completely dissolved. Try not ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ओवन्स रहते हैं ना, इट कंटेन्स इधर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी रहेंगे, तो आपका ETBR भी रह सकता है, ठीक है। तो जो कि इवेपोरेट होके इधर हो सकता है, मतलब कंटामिनेंट, एज ए कंटामिनेंट, ठीक है। तो नेवर यूज माइक्रोवेव ओवन फॉर योर फूड प्रिपरेशन या फूड हीटिंग, ठीक है, ये याद रखना। not to overboil the solution, as some buffer will evaporate and will alter the final percentage of the agarose in the gel. Microwave the gel in pulses, swirling the flask occasionally as the solution heats up. Be careful when handling the flask, as the solution will be hot. Also, be careful when swirling the flask, as eruptive boiling can occur. After microwaving the agarose solution, wait until it cools down to 55 degrees Celsius. If the flask is cool enough for you to touch with just your gloved hand, ओके, सो इसमें 55 डिग्रीज बोला है, बट अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाटर जैसे दिखता है, बट जब आप उसको हल्का सा शेक करोगे तो आपको लगेगा कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली वो सॉलिडिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। अभी गर्म रहते हैं तो ये दिस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बट जैसे ही वो ठंडा होना चालू होगा तो वो ट्रांसलूसेंट होना चालू होगा, मतलब उसमें
वो थोड़ा वाइटिश कलर में आ जाएगा। उससे पहले ही आपको ट्रांसपेरेंट कलर में ही आपको इसमें जेल कास्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो थोड़ा सा 55 डिग्रीज होगा, मतलब आपका यू कैन टॉलरेट दैट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। pan, then it's ready to pour. To reduce time, you can add ethidium bromide directly to the gel solution with a final concentration between 0.2 and 0.5 micrograms. ओके, सो इसमें ETBR डाल दिया डायरेक्टली इसमें, ठीक है। नाउ फ्लास्क इज ऑल्सो कंटामिनेटेड एंड जेल इज ऑल्सो कंटामिनेटेड, ठीक है, मतलब ETBR से पूरा भरा हुआ है। ओके, अगर मैं यही फ्लास्क में वापस में सॉरी जेल को वापस गर्म करने के लिए यूटिलाइज करता हूँ, तो जो ETBR जो पहले से प्रेजेंट था इधर, इट विल ऑल्सो इवेपोरेट और वो माइक्रोवेव के उसमें रह जाएगा, ठीक है। सो इधर इसलिए मैंने बोला कि नेवर यूज माइक्रोवेव मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। Grams per milliliter. We're adding 5 microliters of our lab stock to 150 milliliters of agarose gel. Remember, ethidium bromide is a known mutagen. Wear a lab coat, eye protection, and gloves when working with this chemical. Once the gel has cooled, place a comb corresponding to the number of needed wells into the gel tray and slowly pour the gel. Make sure the tray is properly sealed around the outside so the gel doesn't pour. ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर सीलिंग नहीं की है तो ये पूरा का पूरा आपका जेल निकल जाएगा एंड इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। वापस आपको ये धोना पड़ेगा, अपैरेटस धोना पड़ेगा, वापस अगारोस रन करना पड़ेगा एंड वापस आपको ये सब प्रोसीजर करना, ठीक है। तो फिर बेटर है कि लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। Pour out. Use a pipette tip to push away any bubbles in the solution. Let the newly poured gel sit at room temperature for up to 1 hour until completely solid. ओके, सो इसमें इसका शायद थोड़ा सा गलती है कि इसने डायरेक्टली कॉम को हटा दिया ना। ये कॉम क्या है, ये आपका इधर ये ये चीज़ है, इट इज़ यूटिलाइज फॉर मेकिंग वेल्स, ठीक है। कॉम बोलते हैं, COMB, कॉम, ठीक है। कूम नहीं, कॉम, कॉम बोला जाता है, ठीक है। ये अपने कंघी जैसे दिखते हैं, इसको कॉम बोलते हैं, और ये वेल्स प्रिपेयर करने के काम होता है, ठीक है। ओके, सो कभी भी अगर कॉम निकालना है, सो बेस्ट वे इज टू ये पूरा का पूरा ट्रे आप उसमें डाल दो, किसमें, हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या कैस्केट कैस्केट बोल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में डाल दो एंड देन यू पोर 1x TB या जो भी बफर आपने प्रिपेयर ये जेल को प्रिपेयर किया उसमें ये पूरा बफर डाल दो, तो उसके बाद कॉम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। Gel sit at room temperature for up to 1 hour. इसमें अगर ड्राई में निकालने जाओगे कॉम को तो जो वेल को डैमेज आएगा, सिंपल। Until completely solid, and then fill the gel electrophoresis chamber with the same buffer you used to prepare the gel. ठीक है, तो बफर यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो सॉल्ट सोल्यूशन है और इधर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर आप डिस्टिल वाटर यूटिलाइज करोगे तो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कभी रन नहीं होने वाला, ठीक है। तो यू हैव टू यूटिलाइज सेम बफर जो आपने जिससे आपने जेल बनाया, सिंपल, ठीक है, 1x। Until the gel is covered and make sure that the buffer enters the wells. Remember to load the DNA ladder next to your samples and write down what sample went into what well using the ladder as a reference. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कौन से वेल में कौन सा सैंपल डाल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप उसको प्री डिटरमाइन करके आप जैसे जर्नल रहता है उसमें आप लिख सकते हो कि लेन 1 में या वेल 1 में आपका कौन सा मटेरियल गया है, कौन सा DNA मटेरियल गया। तो जैसे आपको बहुत सारे 20-30 रिएक्शंस रन करने हैं तो वैसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे ये वेल में कौन सा था, ये वेल में कौन सा था रन होने के बाद, तो फिर उसका मतलब नहीं है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए आपको वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, वेल प्लान करना पड़ेगा सबके, ठीक है। If you don't, your results may be very difficult to interpret. After the samples are loaded into the wells of the gel, connect the power source to the gel box and turn on the power. Remember, black is negative and red is positive. Always run to red. Most gels are run between 80 to 150 volts. Running Okay, at a so हाँ, अभी 80 to 150 वोल्ट्स बोला है इसने, तो 80 वोल्ट्स में रन किया जाता है, 100 में भी रिकमेंडेड नहीं है, ये 150 वोल्ट्स पे भगा रहे, तो ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड।
ठीक है, आपको जितना परफेक्ट अच्छा बैंड चाहिए फॉर पब्लिकेशन, तो उतना आप लो वोल्टेज में रन कर सकते हो। जैसे कोई कोई लोग 50 वोल्ट्स तक रन करते हैं, ठीक है, सो यू विल गेट परफेक्ट बैंड्स, तो वो पब्लिकेशन क्वालिटी बैंड्स रहते हैं। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बट आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ बैंड्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको खाली कंफर्मेशन चाहिए तो 80 to 100 पे रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पब्लिश नहीं करना है या आपको खाली पता करना है कि इफ योर डीएनए इज प्रेजेंट और नॉट, आप खाली ऐसे कर सकते हैं। Higher voltage will make the bands migrate faster, but can also cause the gel to melt if the voltage is too high. Keep running the gel until the visible dye is 75% of the way down. ओके, ऑब्वियसली इसमें आपको डाई भी डालना पड़ेगा डीएनए के साथ, उसको ट्रैकिंग डाई बोलते हैं। जो ट्रैकिंग डाई हमेशा इट इज ऑफ वेरी लो मोलिकुलर वेट एंड इट रन्स अहेड ऑफ डीएनए। कोई भी डीएनए लेने दो, वो उसके आगे भागेगा, ठीक है। तो जब तक डाई 75% ऑफ जेल को कवर ना कर दे, मतलब जैसे इधर से इधर तक, ठीक है, ये 75% हो गया। जैसे ही डाई ने 75% कवर किया, तो आपको रोकना है, ठीक है। इफ़ यू डोंट स्टॉप इट, और आप मतलब जैसे खाना खाने गए एंड मतलब 1 आवर तो लगता है, बट अगर आप चले गए कहीं घूमने के लिए, तो ये पूरा जेल जो डाई है वो आपका इधर से जेल से निकल के अपैरेटस में चला जाएगा, एंड जितना जो पीछे डीएनए है वो भी अगर ओवर रन हो गया, तो वो पूरा का पूरा जेल से निकल के आपका अपैरेटस में बफर में कहीं घूमता रहे, तो आपका ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 75% तक आपको रन करना पड़ता है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। Which indicates you have good separation of your bands. This usually takes between 1 to 1.5 hours, depending on the size of your gel and the percentage of agarose that you used. Once your gel has finished running, turn off the power and disconnect the electrodes from the power source. Visualize your ओके, सो अभी ये प्रोसीजर में क्या हो रहा है, आपको जेल को हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली आपको क्योंकि ETBR है उसमें जेल में, तो यू हैव टू यूज नाइट्राइल ग्लव्स, ठीक है। अभी नाइट्राइल ग्लव्स क्या होते हैं, ये ब्लू कलर के जो ग्लव्स पहने उसने, दिस इज नथिंग बट नाइट्राइल ग्लव्स, ठीक है। तो दिस, और अगर आप दूसरा वाले जो सर्जिकल ग्लव्स यूटिलाइज करोगे, तो उसमें ETBR आराम से सीप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज नाइट्राइल ग्लव्स, ठीक है। ओके, आप उसको हैंडल सही से करना। अगर आपने जेल को ठीक से हैंडल नहीं किया, तो जेल फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, एंड इट विल ब्रेक। जैसे वो हाथ से स्लिप हुआ, उधर ही ब्रेक हुआ, उधर ही आपका पूरा मैनेज जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। bands using ultraviolet light. Be careful when handling the gel, as it is fragile and can easily break. ओके, सो इसने इधर क्या मिस्टेक किया, इसने जेल को हैंडल किया, ETBR है, ठीक है। और अभी अगर देखोगे, Careful when handling the gel, उसने दरवाजे को भी उससे ही बंद किया, as it is उसने fragile and कंट्रोल भी उसके ETBR से किया, ठीक है। ETBR कंटामिनेटेड इससे, तो मतलब अगर दूसरा बंदा आएगा उसको, तो अगर ही इज नॉट वेयरिंग ग्लव्स, खाली इधर ही ऑपरेट कर रहा है, इधर नहीं ऑपरेट कर, तो उसको ETBR लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बैड प्रैक्टिस, सिंपल। can easily break. There are a few ways to increase the resolution or crispness of your DNA bands. You can use a gel comb that has wider or thinner teeth. You can run the gel for a longer period of time at lower voltage, or you can load less DNA into the well. We usually load between 100 to 150 nanograms of DNA in each well and run the gel at 100 volts for 1.5 hours to get the best looking bands for most of our samples. Gel electrophoresis is one of the fastest and least expensive ways to confirm the size of your DNA product. By using our tips and tricks, you will be able to get a great looking gel with clear, crisp bands to help you verify your samples every time. ओके, सो ये DNA लैडर देखो, 10 किलो बेस पे, 8 किलो बेस पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये आपका प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्डाइज्ड DNA, ठीक है, उसको मिक्स किया हुआ, ठीक है। हर बार परफेक्ट रिजल्ट देगा, तो आप इसको करस्पॉन्ड कर सकते हो। ये देखो, जैसे 6 और 5 के बीच में, तो ये वो मैं बोल सकता हूँ ये 5.5 अप्रोक्सीमेट रहेगा। ये 8 किलो बेस पर के DNA, ठीक है, और ये 6 करीबन 6 किलो बेस पर का DNA, ओके। ये देखो 2 और 3 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं,
तो ये 2.3 या 2.4 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो होपफुली आप लोगों को To समझ get में a आया। great looking gel with clear, crisp bands to help you verify your samples every time. Thank you for watching. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। यस और नो बता दो मुझे। ठीक है, सो हम लोग अभी इल्यूशन ऑफ डीएनए, सो इल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल। अभी देखो आपने जेल रन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला इधर, ठीक है, एंड यू वांट टू वर्क ऑन दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सेगमेंट ऑफ डीएनए से काम करना है, ठीक है, तो आपको उसको कट करके निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं जेल इल्यूशन, ठीक है। देखो आपको ये डीएनए के साथ काम करना है, बाकी डीएनए के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि इधर सेपरेट हो गया, काफ़ी अच्छा सेपरेट हुआ, तो ये मेरे को ये परफेक्टली बैंड चाहिए, ठीक है, इस पे काम करना है या इस पे काम करना है, ओके, या इस पे काम करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली इधर से डीएनए को कट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे एडीबीआर डीएनए यूटिलाइज नहीं करते, बट मैं खाली नाम बता रहा हूँ। तो ये क्या इसमें आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये अच्छे से सेपरेट हो चुका है। मुझे इस पे काम करना है, मैं क्या करूँगा, ये पूरा जेल को कट करूँगा, बट कैसे कट करूँगा ये देखते हैं, और कैसे मैं इसमें से डीएनए निकालूंगा। तो ये जो जेल है, ये स्पेशलाइज जेल है, और ये लो टेम्परेचर में मेल्ट कर देता है, मतलब 40-50 डिग्रीज पे मेल्ट कर देता है, 55 डिग्रीज पे, ठीक है। ओके, सो 55 डिग्रीज पे ये मेल्ट कर देता है, तो इसमें ये हाई क्वालिटी जेल रहता है, अगारो जेल, और इसका कीमत अप्रोक्सीमेटली अभी 400-500 रुपीज़ पर ग्राम आता है, ठीक है, बहुत महंगा आता है। तो जेल इल्यूशन के लिए ये करते हैं। अभी इसमें क्या है, बेसिकली आपका डीएनए एंड एक चीज़ और है, आपका जेल है, ठीक है। तो आपको जेल को लिक्विफाई करना पड़ेगा एंड डीएनए प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जेल को लिक्विफाई करना पड़ेगा और सेपरेट करना पड़ेगा, एंड डीएनए को आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जेल कंटामिनेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इधर मैं आ जाता हूँ, ये है डीएनए, प्यूरिफाइंग डीएनए फ्रॉम अगारो जेल, बट बेसिकली जेल इल्यूशन, ठीक है। ध्यान से सुन, ओके, मैं इसमें सेटिंग में 2x, ठीक है, चलो। Hello, I'm Megan. I'm a research scientist at Adgene, and today I'm going to show you how to excise a DNA band from an agarose gel. Now, this video begins after our DNA has already been prepared and separated on an agarose gel. So if you need a refresher, please refer to our agarose gel electrophoresis protocol video. For this experiment, we will need our agarose gel, a gel ओके, सो होपफुली सबको दिख रहा है, ठीक। imager, a UV-resistant face shield, a sterile razor blade and tweezers, microcentrifuge tubes, a heat block, vortex, centrifuge, and a commercially available gel extraction kit. ओके, ये जेल एक्सट्रैक्शन किट आता है, ठीक है, डायरेक्टली किट आता है, एंड यू हैव टू यूटिलाइज दैट किट फॉर इल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल, ठीक है। अभी इसमें जो प्रोटोकॉल बताया ज़्यादातर वो कैसे डीएनए को कट करके निकालते हैं वो दिखा है, एंड वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म कैसे क्या प्रोटोकॉल्स यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बारे में बताया, बट खाली अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं जा रहा, ठीक है। Since we know our plasmid sequence, we can pick enzymes that cut our DNA at specific locations to generate fragments of a known size. We can then run these fragments on an agarose gel alongside a controlled DNA ladder of known sizes and determine which fragment we want based on where it runs in the gel. By extracting only the band of the desired size from the gel, we are able to isolate our desired product from the rest of the plasmid backbone. After extraction, the DNA is purified and can then be used for an array of downstream applications, such as molecular cloning or next-generation sequencing. Before we can remove our DNA band from the gel, we first need to be able to visualize the bands. To start, remove the gel from the plastic tray you used during electrophoresis,
as the plastic will block the UV light from passing into the gel and lighting up your DNA. Next, carefully place the gel into the gel imager. Before working with UV light, always wear a UV light blocking protective face shield and cover exposed skin. Different UV imagers will have different instructions for band excision. To ensure safety, always follow the manufacturer's instructions. The gel we used contains ethidium bromide, a stain that binds to DNA and causes it to fluoresce under the UV light emitted by the gel imager. ठीक है, तो इसमें आपको सारे के सारे जो प्रोटोकॉल हैं वो जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो आपको सब रन करना पड़ेगा. ऑब्वियसली यू कैन नॉट वर्क विद नेकेड आइज, राइट. और आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है जो एक्सपोज रहेंगे यूवी से, क्योंकि यूवी में ETPR ऑरेंज कलर देता है, राइट, है ना, तो उधर ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारे बैंड ऑफ इंटरेस्ट को. ठीक है, ओके ना. तो आपको सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रन करने पड़ेंगे. ओके, अगर आपने एक जैसे सेफ्टी मेजर्स के लिए ये फुल लेंथ, अगर आपने क्या बोलते हैं कोट नहीं पहना, ठीक है, सो ऑब्वियसली उधर आपको वो स्किन में इरिटेशन होगा एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आपको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा. ठीक है. Pull the tray out slightly to prepare to cut the bands. If the bands are not easily visible when the tray is out, try to block out surrounding light by closing the shades or turning off the lights. Once you have located your band of choice, use a sterile razor blade to cut around the band down through the gel. ओके, सो आपको ब्लेड यूटिलाइज करना है और आपका जो जैसे ये जेल है ये एक्सट्रैक्ट कर रही है ये जेल को, तो उसको कट करके आपको निकालना. ठीक है, तो ये ज़्यादातर कटिंग का वीडियो है, नॉट ऑफ. Try to cut out as close to the band as possible to avoid contamination from other bands and limit the excess gel that will need to be processed later. Do not cut with too much pressure as you do not want to scratch the gel imager. When you have successfully cut around the band, separate the extracted piece from the rest of the gel and place into a microcentrifuge tube. A set of sterile tweezers or a sterile pipette tip can be used to carefully maneuver the gel piece into the tube. Next, the gel fragment must be weighed in order to determine the amount of each buffer to add during the DNA isolation step. First, blank the scale with an empty microcentrifuge tube. Once the scale is blanked, weigh the microcentrifuge tube containing the gel slice. तो इसमें 0.05 ग्राम का आपका ये है जेल है. ठीक है, उस हिसाब से आप जो इल्यूशन बफर यूटिलाइज करोगे. ठीक है, आप एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं करोगे कुछ. ठीक है, ओके. अब देखो आगे क्या होता है. Now, we are ready to purify the DNA from the remaining agarose gel matrix. For this process, we use commercially available purification kits. तो ये काइजेन का जो कमर्शियल किट है उसमें आप इसको पहले जो जेल है उसको लिक्विफाई करोगे, मतलब उसमें से आप जेल को सॉलिड फॉर्म में उसको लिक्विड कर दोगे. आई थिंक एसिड यूटिलाइज होता है. और उससे क्या होगा, जो आपका जेल है वो लिक्विफाई हो जाएगा और डीएनए भी अलग हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सेपरेट आउट करना है उसके लिए, फिर आपको डिफरेंट बफर्स एंड कॉलम यूटिलाइज किया जाता है. तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा. ठीक है. These kits work by first breaking down the gel with heat and mild vortexing to release the DNA fragments. Binding the DNA to a centrifugal filter. Purifying the DNA through several wash steps. And finally, eluting the DNA from the column. ठीक है, तो इधर जो कॉलम बना हुआ है, कॉलम है, तो इट इज़ यूज फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, टारगेट डीएनए को वो बाइंड कर लेगा. एंड उसके बाद फिर हम लोगों को कॉलम का जो पीएच है वो चेंज करना है और वो डीएनए क्या हो जाएगा फिर नीचे आ जाता है. इतना डिटेल में नहीं जा रहा. चलो आगे चलो. Always follow the manufacturer's instructions. यस, ऑब्वियसली. Once the DNA has been isolated from the gel, you should run a small aliquot on a new agarose gel to confirm the product is present. ठीक है, तो एक बार आपने इल्यूट कर लिया डीएनए को, अभी आपको कैसे पता कि आपके जो इल्यूशन आपने कैरी आउट किया है वो सक्सेसफुल था कि नहीं था. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आप वापस उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करोगे एंड यू विल हैव वन कंट्रोल आल्सो. ठीक है,
अनडाइजेस्टेड प्लाज्मिड एंड डाइजेस्टेड प्लाज्मिड, ठीक है। ओके, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको इतना मिल जाएगा, ठीक The correct है। एंड size आपको ये भी पता चल जाएगा उसमें कोई कंटामिनेंट है कि नहीं है, ठीक है, ये भी पता चलेगा। and free from contaminating backbone. Thank you for watching our video on how to purify DNA from an agro. ठीक है, तो ये इसके लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व और वॉच इन यूट्यूब, ठीक है। काफ़ी अच्छा ही है दोनों भी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो बाकी है वो है, क्या बाकी है? कंपिटेंट सेल हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इलेक्शन हो गया। नाउ लास्ट टॉपिक इज कोएगुलेशन। ओके, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बोल रहे थे सब लोग, तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पे and okay, so I'm giving you this away. This example is not in our examinations, ठीक है। तो ये आपको लर्निंग प्रोसेस के लिए, नॉट इन फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस से आप ये मत देखो, ठीक है। मतलब एज इन एग्जामिनेशन में ये इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं, सिंपल। ओके, नॉट ऑन ब्लड क्लॉटिंग बट बाकी उसमें आ सकता है, ठीक है। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड्स क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो हम लोग को पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड उनके रोल क्या, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आएंगे मल्टीपल कैस्केड सिस्टम में। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो। एकदम सिंपल फॉर्म में दिखाया एंड इट इज़ वेरी इजी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको स्पीड, प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। In this video, we will be studying the clotting factors. After watching this video, I will encourage you to watch the second part of this video, which describes the coagulation pathways. I will leave a link to that video in the screen right now, and also it will be in the description of this video. Now, as you know, there are 13 clotting factors numbered 1 to 13, but only actually 12 are there because the factor number 6 is missing, and we will discuss that later. So let's get started. Coming to the factor. So इसमें ये बंदे ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो इसका वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मैं आपको इसका यूट्यूब वीडियो लिंक आपको अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। Factor number 1. Factor number 1 is the fibrinogen. And the source of fibrinogen is liver. So all those diseases which affect the functioning of the liver decrease the concentration of fibrinogen in the plasma, which will subsequently affect the coagulation pathways. Now, factor number 2 is the prothrombin, and source of the prothrombin is also the liver. Now, prothrombin is the alpha-2 globulin of plasma concentration approximately 15 milligrams per deciliter, and this is one of the most important plasma proteins which are involved in the coagulation cascade. Prothrombin splits into number of small proteins. One of the important protein is the thrombin, which converts fibrinogen into fibrin. Coming to the factor number 3,
ओके, सो ये फिब्रिनोजेन पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि दीज आर बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा जो वायरस है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग क्लॉट्स, ठीक है। तो वी एज एन साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग कि ये जो क्लॉट्स जो बनते हैं, नॉर्मली भी जो क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस और अनदर केस, अनदर डिजीज, तो इसमें हाउ कैन वी रिमूव क्लॉट्स, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था जो क्लॉटिंग, वी कैन यूज डिस्प्रिन और एस्प्रिन फॉर नॉट क्लॉटिंग, मतलब हम लोग क्लॉट को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्लॉट फॉर्मेशन पे, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, अगर क्लॉट हो गया तो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको रिवर्स करने के लिए वी कैन यूज, उधर आपका आता है जो ब्लड थिनर्स आते हैं, ठीक है। तो उनका रोल क्या रहता है, कैसे रहता है, वो देखते हैं। यानी वो बेसिकली ये जो इन फैक्टर्स पे काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो निकल जाता है वापस, ठीक है। Factor number 3 is the thromboplastin or the tissue factor. ओके, सो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैचअप, And source of the factor number 3 are the platelets and the endothelium of the blood vessels. Now, this factor is involved in the initiation of the intrinsic pathway. Whenever there is trauma to the blood vessel, the factor number 3 is released, which starts the intrinsic pathway of blood ओके। देयर आर टू टाइप ऑफ पाथवेज, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जो नेक्स्ट वीडियो में पता चले, ठीक है। coagulation. Factor number 4, this is the calcium, and calcium is the most important ion which is involved in the coagulation pathways. It is involved in almost all of the reactions of the intrinsic and the extrinsic pathways, sparing some of them. Calcium is used in almost all of these reactions. Factor number 5. तो Factor number इसलिए 5. कैल्शियम भी आपका, कैल्शियम शुड इंटेक शुड बी देयर, ठीक है, इन योर डाइट, बैलेंस डाइट, आपका कैल्शियम इंटेक भी होना चाहिए, ठीक है। प्लॉटिंग कभी कभी इज वेरी यूजफुल, ऑब्वियसली इट इज यूजफुल, बट नॉट इन अनदर कंडीशंस, ठीक है। Is also known as the labile factor, Labile. also known as the proaccelerin. I forgot to mention the source of the calcium. The calcium is derived from the absorption of bone and also from the gastrointestinal tract absorption. Coming to the factor number 5 source, this is derived from the liver and the platelets. Now, as factor number 6, this is important thing to remember, that factor number 6 is not there in the coagulation factors. Factor number 6 is not present because earlier factor number 5A, that is activated factor 5, was known as factor number 6. Now it is designated as 5A, so factor number 6 is unassigned. Coming to the factor number 7. Factor number 7 is the stable factor, also known as the proconvertin, also known as serum prothrombin conversion accelerator. And source of this factor is the liver. Factor number 8. Factor number 8 is the antihemophilic factor A. And source of this factor is the endothelium of the blood vessels. The deficiency of factor number 8 results in classic hemophilia. Factor number 9, it is known as the Christmas factor, also known as ओके, हीमोफीलिया आप लोगों को सुना रहेगा। सो जो रॉयल फैमिली बोला जाता है, नॉट सो रॉयल, बट रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, ओके। सो बेसिकली उधर जो कौन है यार, क्वीन है, उनके बेटे, दे आर सफरिंग फ्रॉम फैक्टर 8, फैक्टर 8 मतलब बेसिकली हीमोफीलिया। तो उनका जो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। तो if they are injured, they will die of blood loss, simple. hemophilic factor B. And source of factor number 9 is the liver. Coming to the factor number 10, one of the most important factors or in coagulation, also known as Stewart factor or the Stewart's power factor. And source of this factor number 10 is the liver. Factor number 11. Factor number 11 is the plasma thromboplastin antecedent. And source of this factor is liver. Factor number 12. Factor number 12 is also known as the Higman factor. And these factors, the 9, the 11 and the 12, are involved exclusively in the intrinsic pathway of the blood coagulation. And source of the Higman factor is also the liver. Coming to the factor number 13. Factor number 13 is a very important factor and it is known as the fibrin stabilizing factor. And what this factor does is basically it stabilizes the fibrin monomers that are formed after the fibrinogen is converted into fibrin. Because initially, after conversion of fibrinogen into fibrin, these fibers are not bound strongly. So the factor number 13 produces covalent bonds in between them and form the strong fibrin mesh. So this was a short description of the coagulation factors. After watching this video, please watch the second. Okay, so इसमें देखो, अगर तुम देख पा रहे हो,
जो 13 फैक्टर्स दिखा है उसमें बेसिकली 6 नहीं है, फैक्टर्स नंबर 6 नहीं है, बट ज़्यादातर का सोर्स देखो, सोर्स क्या है, लिवर है, ठीक है। अगर आपका लिवर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, तो आपका ये फैक्टर्स है, इट विल नॉट फंक्शन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो लिवर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इधर से आते हैं, लिवर से आते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो you have to take care of your each and every organ of your body, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट इधर आता, एंड ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, अगर आपने आपने ये देखा रहेगा, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इन डेप्थ वीडियो, ठीक है। तो आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो, बट इसमें क्या है, खाली कैस्केड के बारे में बताया, एंड थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो ईजी है, ठीक है। एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड इधर कर देता हूँ, होपफुली स्पीड इज ओके। यस, फैक्टर समझ में आया सबको, 13 फैक्टर, 12 फैक्टर्स बेसिकली। Okay, so let's start with this. In the coagulation cascade. So we have an intrinsic pathway and then we have an extrinsic pathway. They both eventually lead to the formation of prothrombin activator, which is actually the ठीक है, अल्टीमेटली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पार्ट पे क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये फैक्टर 10 उसको ये एक्टिवेट कर। activated factor 10. Once prothrombin activator is activated, it in the presence of calcium ions, it converts prothrombin into thrombin. ओके, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। देखो, मैंने पहले बोल दिया, दिस टॉपिक विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन, बट ऑब्वियसली इट इज़ नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये एकदम, आप देखो, ये जो इतने सारे जो फंक्शन हो रहे हैं, इंट्रिंसिक का बहुत डिटेल्ड फंक्शन है, एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है उसका बहुत डिटेल्ड है, और ये आपका विद इन सेकेंड्स में या विद इन मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट्स के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो वी आर अप्रिशिएटिंग द वर्किंग ऑफ योर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इन योर बॉडी, ठीक है। And when sufficient quantity of thrombin is formed in the blood, it leads to the conversion of fibrinogen into fibrin. But initially these fibrin are just monomers and they cannot form a stable clot. So in the presence of calcium ions, the fibrin stabilizing factor, which is actually the factor number 13, it acts on them and converts them into fibrin polymers by formation of covalent bonds in the fibrin monomers. And eventually they lead to the formation of a clot by attracting lots of platelets, lots of phospholipids and other materials which adheres on them and forms a stable clot which plugs the bleeding site and leads to hemostasis. Let's first talk about the extrinsic pathway. So the extrinsic pathway begins with any factor which causes tissue trauma. Now this trauma can be a trauma to the vascular wall itself, or it can also be a trauma to the extravascular tissue. And this causes the release of the tissue factor, also known as tissue thromboplastin. Now this tissue factor causes the conversion of factor number 7 to activated factor number 7. And then the tissue factor combines with the activated factor 7 in the presence of calcium ions and causes the conversion of factor number 10 to activated factor number 10. And then the factor number 10, which is activated in the presence of calcium ions, and factor number 5 forms the prothrombin activator. And rest events are the same, that is the prothrombin activator causes ठीक है, तो इसमें 7 से 7A, फिर इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर वो 10 से 10A जनरेट करता है, राइट। एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम जो फैक्टर 5 वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और बाकी का जो ये प्रोसेस था हम लोगों ने पहले देख लिया, ठीक है। इसके आगे का जो प्रोसेस है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मल्टीपल कैस्केड सिस्टम देख रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल चेंज हुआ तो उसके वजह से बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल भी उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, ओके। into thrombin. Now let's talk about the intrinsic pathway. Intrinsic pathway begins with any factor which causes trauma to the blood cells directly or causes the exposure of the blood cells to collagen. This causes activation of factor number 12. So when the factor number 12 is activated, it acts upon the factor number 11 and causes its activation, that is 11A. And this 11A factor acts upon the factor number 9 and forms the factor number 9A.
And these reactions require some cofactors such as the high molecular weight kininogens and calcium ions. And then the factor number 9, which is activated in the presence of factor number 8A, which is derived from factor number 8. It combines with the calcium ions and causes the activation of factor number 10. And then the events are almost same as that of the extrinsic pathway. That is combination of the activated factor 10 to calcium ions and factor 5 and formation of a prothrombin activator. ठीक है, तो ये दूसरा कैस्केड देखा हम लोगों ने, ठीक है, 12 से 12A, 11 से 11A एंड उससे उसके प्रेजेंस में 9 से 9A, राइट, 8 से 8A एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर 10 से 10A जनरेट होगा। तो बेसिकली ये मल्टीपल कैस्केड है, मतलब ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ तो फिर ये इसका कन्वर्जन करेगा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे एक्टिवेट करेगा, ठीक, ओके। And the prothrombin activator subsequently acting on the prothrombin and formation of thrombin. So to summarize what happens in the coagulation cascade, we have the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. They both ultimately lead to the formation of a prothrombin activator, that is activated factor 10. And this causes the formation of thrombin from prothrombin. And the thrombin acts on fibrinogen to form fibrin monomers. But these monomers are not stable and they cannot form a clot. So the fibrin stabilizing factor, which is the factor number 13, it acts upon the fibrin monomers and forms a lot of covalent bonds between the fibrin monomers. And this leads to the formation of a fibrin mesh. And this mesh attracts platelets, phospholipids, and forms a stable blood clot, which causes hemostasis. So this was pretty much all about the coagulation cascade. I hope you find this video informative. Make sure to hit the like button below and also subscribe to our channel. Okay, so hopefully this was easy. काफ़ी एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया एंड इफ़ यू गो थ्रू अदर वीडियोस उसमें काफ़ी डिटेल बताया, तो आई थिंक ये इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। तो एक चीज़ और है इसमें जो PTT प्रोथ्रोम्बिन टाइम करके आता है, ओके, सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ये टेस्ट यूटिलाइज किया जाता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए अलग टेस्ट है एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे डिटरमाइन करने के लिए अलग टेस्ट है, ठीक है। तो होपफुली आई थिंक सर अर्जुन सर विल कवर दिस PTT के बारे में, ओके। तो ये थेरी था ना, ठीक है। सो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या डिटरमाइन होता है कि ब्लड आपका जो क्लॉट हो रहा है तो कितने सेकंड्स में हो रहा है या कितने मिनट में हो रहा है, ठीक है। उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सही काम कर रहा है, देन योर ब्लड यू कैन डोनेट योर ब्लड, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ब्लड डोनेशन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो जो रेसिपिएंट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला, ठीक है। सो होपफुली दिस वाज क्लियर, yes or no?